हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है पीएचपी में ऑपरेटर्स के हवाले से है। ऑपरेटर्स हमने पिछली क्लास में शुरू किए थे और उसमें हमने अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया था। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वेरिएबल या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करता है राइट हैंड साइड को, तो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी, अगर मैं एक इक्वल टू लगाता हूँ तो वो असाइन कर देता है। मैंने कहा एक्स इक्वल टू 10, तो वो कंपेयर नहीं कर रहा बेसिकली वो असाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं दो इक्वल टू लगाता हूँ तो दैट्स मीन वो कंपेयर कर रहा है क्या 10 बराबर है एक्स के, ये चीज़। और जब मैं 3 दफ़ा इक्वल टू लगाऊंगा तो वो कहेगा कि ये बराबर भी है और आइडेंटिकल भी है। आइडेंटिकल किस सेंस में, आइडेंटिकल क्यों कहा जाता है? बोथ वैल्यूज़ आर सेम बट इनकी डेटा टाइप भी सेम है। यानी अब अगर मैं 5 लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में और सिंपल लिखता हूँ, तो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो स्ट्रिंग हो जाएगा और नॉर्मल वाला जो इंटीजर हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, तो रीज़न यही है कि वो आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा, एक है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। देखिए, हम समटाइम किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी आते हैं जिनको हम नेगेटिव वे में जाके करना पड़ता है। तो नेगेटिव वे में करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल, यानी ये जैसे मैं कहता हूँ एक्स बराबर नहीं है वाई के, लड़के बराबर नहीं है लड़कियों के, या क्लास 10 बराबर नहीं है क्लास 9 के, वगैरह वगैरह, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अच्छा, नॉट इक्वल के लिए 3 तरह के सिंबल होते हैं। एक होता है एक्सक्लेमेशन का साइन और इजिकल टू नॉट इक्वल। दूसरा जो होता है लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन, नॉट इक्वल, यानी बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो भाई क्या है भाई, ना बड़ा है ना छोटा है, तो वो आ जाएगा। तीसरा जो है और नॉट इक्वल प्लस आइडेंटिकल, यानी बराबर भी नहीं है और डेटा टाइप भी अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, फिर आता है लेस देन, फिर आता है ग्रेटर देन, और फिर आता है आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। तो हाँ, चल ही नहीं रहा। प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इनका यूज़ उस वक्त किया जाता है जब मैं अपनी किसी वैल्यू को कंफर्म करूँगा। किस हवाले से कंफर्म करूँगा? यानी ख़ास तौर पे लूप्स की बात करता हूँ। आप एक अलार्म सेट करते हो अपनी घड़ी में, तो अलार्म जैसे अभी टाइम सेट किया, करंट टाइम से वो जो डेस्टिनेटेड टाइम है, जो आपका एंडिंग टाइम है, वो टाइम जो है आपका, उस टाइम तक वो एक कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा और बतदरीज जिसमें 1 सेकंड माइनस करता जाएगा हर सेकंड के हिसाब से। तो वो जैसे वो टाइम मैच करेगा, आपका मीट करेगा दोनों टाइम, आपका जो घड़ी का टाइम तो बढ़ ही रहा है और वो टाइम आपका स्टैटिक है, वो दोनों टाइम मीट करेंगे, मैच हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो आपका जो है अलार्म रंग करता है, बेल बजने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन सिमिलर है, लेकिन क्या है कि हम एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, एक एक कदम का, एक एक ऑब्जेक्ट का। तो शुरू हम करेंगे प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्री इंक्रीमेंट, फिर हम कंपैरिजन पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पे लिखा जनाब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बी आर टैग लेता हूँ एको। सबसे पहला जो इसमें होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट देखें, हम मोबाइल की सिम यूज़ करते हैं। दो तरह की सिम होती है, एक होती है प्री पे, एक होती है पोस्ट पे। फ़र्क क्या है?
प्रीपेड सिम में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस डलवाना पड़ता है, फिर हम कॉल कर सकते हैं। जब बैलेंस ख़त्म होता है दोबारा रिचार्ज करते हैं और हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट में जनाब जो है पहले आप यूज़ करते हो, फिर आप उसका बिल पे करते हो, ठीक है। सॉरी, प्री नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट में। तो ये प्री और पोस्ट का फ़र्क है। मैं क्लास 4 लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, डन, सेव किया। और सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे, हमने यहाँ पे लिखा http://localhost। अच्छा, मैंने थोड़ा सा आपको डेफिनेशन गलत बताई थी गलती से, तो उसको सही कर देते हैं अभी एग्जाम्पल के साथ। जैसे इसकी एग्जाम्पल आएगी तो आप इसको और आसानी से समझ जाएंगे। PDIT/class4.php, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर आएंगे और मेरे पास x की वैल्यू है इस वक्त 50। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट यानी पहले उसमें 1 ऐड करें और उसके बाद हम इसको प्रिंट करें। तो मैं लिखता हूँ echo $x, ठीक है। ओके, ऐसे मैं लिखूँगा तो ऐसे क्या होगा, 50 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर प्री इंक्रीमेंट लगाता हूँ $x ++ 2 दफ़ा पहले लगाऊंगा, फिर $x कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि पहले उसमें 1 ऐड होगा और फिर वो प्रिंट होगा। 51 जो आया लाइन नंबर 2 जिसे हम कह सकते हैं, अभी लाइन नंबर ये 9 पे जो है ऑब्जेक्ट, उसमें पहले 1 ऐड हुआ और फिर उसने उसको प्रिंट किया। ये कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी का जो है अपोजिट कह सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट होता है। यानी पहले वो उसने आपके पास से कटिंग की और फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया, तो वो आपने 2 दफ़ा माइनस का साइन लगाया, तो पहले 51 प्रिंट होगा क्योंकि वैल्यू x की 51 थी, और उसमें से नेक्स्ट टाइम के लिए उसमें 1 माइनस हो गया, तो क्या हो गया, वो आपका 50 हो गया, ठीक है। यानी अगर मैं बीच में इस वाले x की वैल्यू निकाल देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरे पास वैल्यू 50 प्रिंट हुई, ठीक है। और ये वाली वैल्यू में कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने के लिए डबल स्लैश लगाते हैं, ये हाइड हो जाती है। तो अब ये 51 हो गए, यानी इसने जो मौजूदा वैल्यू थी उसमें पहले 1 प्लस कर दिया, आ गया। यानी आप काउंटिंग करते हैं 2 तरीके से करते हैं। यानी अगर आपको यहाँ से लेकर रिसेप्शन तक 10 कदम चलना है तो आप पहला कदम उठाते हैं, उसके बाद 1 गिनते हैं, फिर 2 गिनते हैं, फिर 3 गिनते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि पहले आपने 1 कदम उठा लिया, उसके बाद 1 गिना। अच्छा, पहले क्या था कि आपने 1 बोला फिर पहला कदम रखा, 2 बोला दूसरा कदम रखा। अच्छा, दूसरे फेज़ में क्या हुआ कि पहले आपने कदम रखा, आपने कहा 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। तो दोनों इसमें जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो प्री और पोस्ट का फ़र्क है बस। अच्छा, इसी का अपोजिट है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर आते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, वैल्यू इस वक्त कितनी है, 50 है, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 50 है, ओके डन। लेकिन मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, तो इसमें बाद में प्लस 2 दफ़ा प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या है, अभी भी 50 रहेगी। यानी आपके जो बॉस है उन्होंने कहा मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा अगले महीने से। हम जो भी कंपनी में काम करते हैं, हम एडवांस सैलरी लेके काम नहीं करते, हम काम करके से पैसे लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो वो पोस्ट में जाता है। ये प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ, उसने इसको नेक्स्ट टाइम के लिए ऐड कर दिया। सॉरी, प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो हम पहले प्लस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम आ रहे हैं पोस्ट पे। पोस्ट के लिए क्या है, हमने यहाँ पे बाद में प्लस प्लस लगाया। अब क्या है, मैं नेक्स्ट टाइम जब सैलरी लूँगा तो मेरे पास 51 रुपीज़ आएगी सैलरी। आ गई 51। तो अगर मैं ये चीज़ बार बार प्लस करता जाऊँ, 2 दफ़ा कर दिया, तो अब ये 52 हो जाएगी, ठीक है। फिर पेस्ट कर दिया, 52 हो गई, फिर पेस्ट कर दिया, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो देखिए ये काम क्या कर रहा है। होता क्या है कि हमारे पास एक तरह के फंक्शन आता है जिसे लूप कहते हैं जी। कार्ड लगाना है ना, जैसे बैठते हैं तो कार्ड वगैरह होना चाहिए, ठीक। तो जो है ना,
पोस्ट इंक्रीमेंट जो है पहले वैल्यू प्रिंट करता है, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको पोस्ट यानी दिखा देता है, ऐड कर देता है। पहले नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करता है, नेक्स्ट टाइम उसमें इंक्रीमेंट ऐड करता है, जस्ट लाइक सैलरीज वगैरह का जो सिलसिला होता है। इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करता हूँ मैं, तो पोस्ट डिक्रीमेंट भी ऐसे ही काम करता है। तो हम यहाँ पर आएंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, और मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। मेरी लास्ट वैल्यू 53 थी। अच्छा, 53 के बाद मैंने जब उसमें पोस्ट किया तो अगला वैल्यू आ गई 52, 53 आ गई। अच्छा, उसने पहले वैल्यू प्रिंट की, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने इस जगह 52 कर दी। अब अगर मैं सिंपल वैल्यू प्रिंट करूँगा एको, तो 52 नहीं आएगा, यहाँ पे 51 आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस फंक्शन पे हम काम करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये लूप के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि लूप चलता है स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5। जैसे कि मैंने कहता हूँ कि भाई चेक करो न्यू कराची में शकील नाम के बंदे कितने रहते हैं। उसने कंप्यूटर में प्रिंट किया, उसने कहा 100 रहते हैं। मैंने कहा इसका प्रिंट दे दो। उसने बटन दबाया, पहली लाइन प्रिंट हुई, फिर दूसरी लाइन प्रिंट हुई, फिर तीसरी हुई, चौथी हुई। कैसे? ये थोड़ी एक किया फिर 5वां किया फिर 10वां किया, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ना, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही चलती हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगा, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंपैरिजन कैसे करें, कंपैरिजन का रिजल्ट कैसे आए, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट में आएंगे। मैं कहता हूँ एको, ठीक है, $x 2 दफ़ा इजिकल टू 51। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 क्या है? बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स पढ़े हैं आपने, ठीक है, बुलियंस भी ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। आपका एक सवाल है कि भाई आप आज आपकी क्लास थी? हाँ क्लास थी। क्या कल आपकी क्लास है? नहीं। अच्छा, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? नहीं। क्या आपकी स्कूल की छुट्टियाँ हैं? हाँ। तो हाँ नहीं में जवाब जा रहा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इस हाँ और ना की बेस पे काम करते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास पार्टी की पेमेंट नहीं आती तो उसका रिज़ल्ट पेंडिंग लिखा हुआ है। जस्ट लाइक मैं और सिंपल करता हूँ, आपने अभी मैट्रिक अभी कर रहे हैं, तो मैट्रिक का जब रिज़ल्ट आएगा आपकी परसेंटेज कैसे बनेगी? अगर आपकी परसेंटेज 80 और 100 के दरमियान होगी तो A1 ग्रेड, 70-80 के दरमियान होगी तो जो है आपका A ग्रेड, और 60 और 69.99 तक होगी तो B ग्रेड, 0.9 और वो बिटवीन चलता जाएगा, B C D और आखिर में फेल। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? जो आपके नंबर होते हैं उस नंबर को उस फार्मूले में रखेगा, आपका रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा, क्या पास है, क्या फेल है, क्या सही है, क्या गलत है, आपका ऐसे ही काम करता है। तो ये तरीका यहाँ पे, हाँ तो बी प्रिंट कर देगा, नहीं तो ए प्रिंट कर, जो भी आप प्रिंट कराना चाहो करवा सकते हो। तो हम आते हैं कंपैरिजन स्टेटमेंट की तरफ। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन बनाऊँगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ $y इजगल टू 50, ठीक है, ओके डन। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में आने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे कहा इफ़, अगर, ये इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंडीशन, जो मेरी कंडीशन होगी, और फुल ब्रैकेट्स के अंदर उसकी जो है ना टाइप होगी। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर ये कंडीशन दुरुस्त होगी तो ये कंडीशन चलना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा इफ़ $y इजगल टू, 2 दफ़ा लगाना है, 1 दफ़ा लगाऊंगा, जो भी वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू उसमें आ जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल से कंपेयर भी होता है, लेकिन कंडीशंस के अंदर, लेकिन PHP के अंदर ऐसा नहीं है। PHP के अंदर आपको डबल इजगल टू लगाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे लिखा 50, कुछ भी हम कंपेयर करवाना चाहते हैं, तो अगर वो ट्रू है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एको, यानी आंसर 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे एको, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे द वैल्यू ऑफ $y, वेरिएबल y इज़
ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर $5 यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन बराबर है तो ये लाइन प्रिंट हो, वरना ना हो। तो यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई क्योंकि ये फिर प्रिंट है, या इज इक्वल टू योर नंबर। इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया तो एरर आ गया। अब देखें, जो भी आपका नंबर है उससे उसके बराबर है $y। तो यहाँ पे हम समझ गए हमारी कंडीशन ऐसे काम करती है। इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि इफ़ एक कंडीशन ट्राई की, सही होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये y इज इक्वल टू 51, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 01 लिख देता हूँ कंडीशन 1 के लिए, और यहाँ पे मैं 02 लिख देता हूँ कंडीशन 2 के लिए। तो कंडीशन 2 प्रिंट नहीं होगी क्योंकि वो चीज़ मैच ही नहीं कर रही। कंडीशन 1 प्रिंट हो गई। वालेकुम अस्सलाम, आज लेट हो गए। चलें भारत, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने जो है थोड़ा सा इसका रिकैप कर देते हैं। देखें, हमने ऑपरेटर्स को ही आगे फॉलो किया। तो ऑपरेटर्स में जो हम आज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, 2 तरह के ऑपरेटर हम आप डिस्कस करेंगे। एक है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं उनको, और दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम एज प्री डिक्रीमेंट भी होता है और प्री जो है पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। प्री और पोस्ट में फ़र्क क्या है? प्री के लिए आपको पहले वैल्यू यानी ऐड होके मिलेगी, और पोस्ट में आपको पहले वैल्यू मिलेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए वो ऐड होगी। जस्ट लाइक फ़ोन की मैंने मिसाल दी थी अभी आपको। तो उस मिसाल में क्या है कि हमने एक टेलीफोन, हमारी लाइन अगर प्री पे लाइन है तो पहले मैं मुझे बैलेंस डलवाना पड़ेगा। बैलेंस डलवाऊंगा तभी मैं कॉल कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, एक आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रख देते हो और वो आपको आपकी जो भी लिमिट है कि भाई 1000 रुपये की लिमिट है, तो वो आपकी कॉलिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही वो 1000 रुपये पूरे होंगे तब आपको बिल भेज देगा। तो पेमेंट बाद में हो रही है, तो ये पोस्ट हो जाएगी। हाँ, तो हम यहाँ पर आते हैं। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, 2 दफ़ा प्लस का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। डिक्रीमेंट में 2 दफ़ा माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो क्या होगा, मेरा जो भी वेरिएबल है उसमें पहले 1 जमा होगा और फिर प्रिंट होगा। प्री वाले केस में पहले जमा होगा और फिर आएगा। अच्छा, यहाँ पे +1 करता है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? ये लूप्स में काम आता है। लूप में काम कब आता है? जब मैं कोई कंडीशन रन करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से 10 कदम चलना है, तो आपने और गिनना है। आपने 1 कदम चले लेकिन आपने 1 गिना, दूसरे कदम चले आपने फिर 1 गिना, फिर 1 गिना, फिर 1 गिना। आप 10 कदम पूरे कभी नहीं होंगे क्योंकि आपका एक ही पहले ही कदम पे खड़ो। आप 10 से ज़्यादा चले गए, इन्फिनिटी लूप हो गया। लेकिन अगर आप 1 कदम चलते हैं, 1 गिना, दूसरा चला 2 गिना, तीसरा चला 3 गिना, तो +1 करते जा रहे हैं। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट जो भी आप यूज़ करें, दोनों चीज़ें। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए क्या होता है, यानी फिलवक्त वैल्यू वही आएगी पुरानी, अगली दफ़ा के लिए उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो प्लस बाद में लगा दें, या इस वक्त वही वैल्यू प्रिंट कर दो, अगली दफ़ा माइनस कर दो तो माइनस लगा दो। जैसे कोई आपका मालिक का मकान है, कहते किराया बढ़ा के दो, आपने कहा यार इस महीने तो छोड़ दो, अगले महीने से बढ़ा के दूंगा, तो यही कहानी वहाँ पे भी चलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब हम आएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर में। कंपैरिजन ऑपरेटर में 2 वेरिएबल, 2 वैल्यू को, यानी 2 वेरिएबल या 2 वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। तो 2 वैल्यू मेरे पास मौजूद हैं और मैं यहाँ पर आऊँगा और कंपैरिजन में 2 दफ़ा इक्वल टू हमारी वैल्यू को इक्वली कंपेयर करता है, ये दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं। अच्छा, यहाँ डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा। डेटा टाइप भी आपके हाथ तो सेम हो तो आप आइडेंटिकल पे आओगे। 3 दफ़ा इक्वल टू लगाने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू भी बराबर है और डेटा टाइप भी बराबर है। फिर नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम वही का सेंटेक्सेस यहाँ भी चलेंगे। एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू लगाएं तो भी नॉट इक्वल कहलाता है। लेस देन ग्रेटर देन लगाएं तो भी नॉट इक्वल कहलाता है। नॉट इक्वल प्लस आइडेंटिकल तो आप ये कर सकते हैं, नॉट इक्वल भी है नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है। लेस देन, ग्रेटर देन छोटा है बड़ा है,
या फिर जो है लेस देन इजिकल टू, ग्रेटर देन इजिकल टू, हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो ये समझ गए। हमने यहाँ पहले एक वैल्यू लिखी वाई, वाई इज इजिकल टू 2 दफ़ा लगाया और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी बदलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 51 किया, y की टोटल वैल्यू 50, तो लाइन 1 तो प्रिंट हो गई क्योंकि उसने कंडीशन ट्रू कर दी, लेकिन लाइन 2 प्रिंट नहीं हुई। अब मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगा, अगर ये 51 से कम है तो ये लाइन प्रिंट कर दे। तो क्या 50 51 से कम होता है? बिल्कुल होता है। तो ये सेकंड वाली लाइन भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अच्छा, मैं इधर यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ, फंक्शन के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ, इधर भी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये दोनों लाइनें आ गई। अब अगर मैं इस पे कंडीशन में थोड़ी सी बात करता हूँ, क्या ये ग्रेटर देन है 50 से? तो 51 से ग्रेटर देन नहीं होता, या मैं कहता हूँ क्या ये 50 से ग्रेटर देन है? ठीक है, तो अब यहाँ पे ठीक है, लाइन नंबर 3 प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि 50 से बड़ा नहीं है, 50 है। ठीक है, तो मेरी कंपैरिजंस यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, ये अलग अलग कंपैरिजंस हैं, आसान भी होते हैं, सिंगल वैल्यू को अलग अलग कंपेयर कर लो तो ढूंढना आसान होता है। अब मैं इसकी ग्रुप कंडीशन लिखूंगा। ग्रुप कंडीशन लिखने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ इफ़ और एल्स। अगर मेरे पास 2 ही आर्ग्यूमेंट हैं तो मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि $y इज़ इक्वल टू 50, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, एल्स, वरना। अब आपसे पूछा कि भाई आज क्लास है, क्लास लेने जाओगे? यार अगर आज क्लास हुई तो जाऊंगा, तो आज क्लास हुई आप लोग आ गए, कल क्लास नहीं होगी तो आप लोग नहीं आओगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो पहला लाइन स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैंने 0 1 2 लिखा था, ऐसे ही लिख रहा हूँ वरना कुछ भी नहीं है ये। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एल्स वरना 22 द वैल्यू ऑफ 12 कर को इज नॉट। क्या है यहाँ पे? द वैल्यू इज इक्वल टू 50, यानी वैल्यू 50 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ y को, कहाँ गया मेरा y, 500 कर दिया, तो क्या ये कंडीशन, ये लाइन गायब हो जाएगी? ठीक है, ऊपर की एक लाइन और भी गायब होगी, वो अलग चीज़ है। यानी कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक्शन परफॉर्म होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। आपने घर की पानी की टंकी में एक ऐसा स्विच सिस्टम लगा दिया, जैसे ही पानी का लेवल कम हो मोटर चलना शुरू हो जाए। ऐसे स्विच आते हैं ना मार्केट में, तो उन्होंने एक सेंसर लगाया हुआ है, एक फ्लोट स्विच होता है वो लगाया हुआ है, उसको पानी और मोटर कनेक्शन कर दिया। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो चलना शुरू हो गया, पानी भरना शुरू हो गया। जैसे ही पानी फुल हुआ, फ्लोटर स्विच ने एक्शन दिया, बंद कर दिया। तो ये कंडीशन वैसे काम करती हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये 2 कंडीशन पढ़ी, इफ़ और एल्स, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहते हैं कि भाई हाँ भाई यार क्या प्रोग्राम है पिकनिक का, तो आपने कहा अगर ऑफिस की छुट्टी होगी और मौसम अच्छा होगा, 2 कंडीशन आप बोल रहे हो, तो मैं जाऊँगा। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। अच्छा, अब मौसम अच्छा था, नहीं गए, छुट्टी नहीं थी, छुट्टी मिल गई, मौसम बुरा था, मैंने कहा इतनी धूप में कौन जाएगा, ये भी हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू ही तक चला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैं, अगर आप इन कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से एक और एक ऑप्शन आता है
कि मैं कहता हूँ कि यार संडे को क्या करते हो, तो आपके दोस्त ने कहा यार मैं सुबह अगर 8 बजे उठ गया तो नाश्ता करता हूँ, फिर टीवी देखता हूँ आधा घंटा, फिर उसके बाद फेसबुक यूज़ करता हूँ 1 घंटा, फिर उसके बाद जो है 10 बज जाते हैं, फिर मैं अपनी क्लास की तैयारी करता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, पढ़ता हूँ, वापस आता हूँ 12 बजे वगैरह वगैरह, या फिर जो है मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। अच्छा, आपने कहा अगर आप 8 बजे नहीं उठे तो अगर मैं 9 बजे उठा तो फिर यार नाश्ता करूँगा और फेसबुक यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप 10 बजे उठे तो कह नहीं यार मैं न्यूज़ नहीं सुनूंगा, बाकी काम करूँगा। यानी एक्सेप्शंस ऐड कर करके आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर रहे हो। तो परसेंटेज वाले जो किस्सा है वो एक रेंज वाइज काम करता है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरी परसेंट अगर 100 से कम है तो A1 ग्रेड, अगर मेरी परसेंटेज 80 से कम है तो A ग्रेड, मेरी परसेंटेज 70 से कम है तो B ग्रेड। तो वो मैं एक ही सिंटेक्स को लेके जा सकता हूँ। समटाइम रेंज पे भी काम कर सकते हैं, समटाइम आप सिंगल कंडीशन को भी वेरी कर सकते हैं। अगर मुझे एक्सेल में कोई फार्मूला लगाना हो तो वो इसी तरह काम करता है। 100 से कम हो तो A1, 80 से कम हो तो B, A ग्रेड, फिर B ग्रेड, फिर C ग्रेड, बिलतरतीब इसी तरह से आ जाए। तो वो सिंगल जो कंडीशन होती है वो आपकी यहाँ पे काम करती है, हाँ या ना। अगर मेरी वैल्यू हाँ होगी ठीक है, नहीं तो नहीं। अब जो मैं मिसाल दे रहा था आपको कंटिन्यूस डिफरेंट स्टेटमेंट, मैंने कहा अगर $y जो है लेस देन छोटा है 50 से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे द वैल्यू ऑफ $y इज लेस देन 50, ठीक है। अब यहाँ पे लगाऊंगा एल्स के बाद मैं दोबारा अब लगाऊंगा इफ़, वरना अगर। यानी क्या करते हो भाई, मैं अगर 6 बजे उठा तो नमाज़ पढ़ता हूँ, वरना अगर मैं 7 बजे उठा तो फिर ऑफिस की तैयारी करता हूँ, वरना अगर मैं 8 बजे उठा तो भाई ऑफिस तो का टाइम निकल लिया तो मैं फिर घर में आराम करता हूँ, वरना अगर 9 बजे उठा तो टीवी देखता हूँ, वरना अगर 10 बजे उठा तो खेलने चला जाता हूँ, वरना अगर एक्सेप्शंस लगा के आप अपने सारी चीज़ें बयान कर लेते हो। तो हम इसी तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं और हम यहाँ पर आ गए एल्सिफ। अच्छा, एल्सिफ के बाद कंडीशन बताना ज़रूरी है। एल्स में कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ या ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बताएंगे $y इज़ ग्रेटर देन 50, क्या वो अगर 50 से बड़ा हो तो ये आ जाए। अच्छा, अब इन दोनों सिंटैक्सेस में मेरी वैल्यू फिर भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि मेरी वैल्यू 50 है, ना 50 से कम है ना 50 से ज़्यादा है। तो देन मैं क्या करता हूँ, आखिर में करता हूँ एल्स, वरना माई वैल्यू इज़ 50। अब ये कंडीशन है, माई वैल्यू इज़ 50 लिखा हुआ है, तो इस तरह से काम करता है। अब इसको नोट कर लें। बस आज की क्लास यहीं तक है और